नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ हैं रूबिका। शुरू करते हैं खबरें पूरी रिसर्च के साथ। हम खबरें बताएं आपको, उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई है, जल्दी से वो शेयर कर लेते हैं। बीजेपी के नेता एक तरुण विजय, उनकी एक नस्लीय टिप्पणी पर विरोध शुरू हो गया है। दरअसल एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल पर डिबेट के दौरान मीमांसा तरुण विजय ने ये नस्लीय टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भारतीयों को नस्ली कहना गलत होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम दक्षिण भारतीयों के साथ कैसे रह पाते। हालांकि विवाद के बाद तरुण विजय ने अपनी टिप्पणी वापस लेते हुए खेद जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि उनके कहने का मतलब यह था कि हमारे देश के कई हिस्सों में अलग अलग और विभिन्न रंग के लोग रहते हैं, लेकिन हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अगर तरुण विजय चूंकि विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन कोई और कहता तो मैं कहता ये बयान ही रेसिस्ट है। हम काले और गोरे के आधार पर नहीं जी सकते और साथ नहीं रह सकते। हम सब भारतीय हैं, सब देशवासी हैं। तो ये क्या मतलब है कि हम काले के साथ है और गोरे के साथ? ये सब इंसान हैं। ये प्रकृति का अपना नियम है, जिस नियम के तहत कहीं के लोग बहुत ज्यादा गोरे दिखते हैं, कहीं के लोग उतने गोरे नहीं दिखते हैं, लेकिन सब में प्यार है, सब में भाईचारा और होना चाहिए। और कोई ऐसा बयान देता है तो मैं उसकी सराहना नहीं करूंगा। पर आपको बता दें, तरुण विजय ने सफाई देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि मैंने कहा कि हम कृष्ण की पूजा करते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ ही काला है। हमने सबसे पहले नस्ल भेद का विरोध किया था और नस्ल भेद करने वाले ब्रिटिश के शिकार भी हम ही थे। हाँ, सुनने में गलत और बेहद बुरा लग रहा है। मेरा मतलब है कि हम कृष्ण की पूजा करते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला, और हमने कभी कोई नस्ल भेद नहीं किया। और रविंद्र कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, जैसा कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही ज़हीन नेता हैं, और ऐसे में अब ये समझ में इसलिए भी आता है कि पहले उन्होंने नस्लीय भेद किया, वो टिप्पणी की, और उसके बाद उसे देखिए किस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। अब देखिए, तरुण विजय पूर्व पांचजन के पूर्व संपादक, राज्यसभा के पूर्व सांसद और बीजेपी के प्रवक्ता भी रहे हैं, लेकिन अक्सर वो विवादास्पद बयान देते रहे हैं। और उसके बाद जब पार्टी की तरफ से या फिर मीडिया की तरफ से जब दबाव बनता है तो वो अपने बयान से पलटते रहे हैं। ये उनका कई ऐसे एक नहीं कई बयान आप पीछे हिस्ट्री में देख सकती हैं। और उसी तरह का आज हुआ है। कल जब एक निजी अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर नाइजीरिया से संबंधित कोई डिबेट हो रहा था, वहां पर उन्होंने जब कहा कि साउथ इंडियन जो काले होते हैं उनके साथ भी हम रहते हैं, ये बात जब ये बयान उनका जब इस पर काफी विवाद हुआ, तब जाके उन्होंने अपने बयान से पलटा कि साउथ इंडियन हो, नॉर्थ ईस्ट के लोग हो, सब हम लोग एक साथ रहते हैं, रंग भेद हमारे यहाँ नहीं होता। और कहीं ना कहीं उसमें कृष्ण भगवान को भी जोड़ दिया उन्होंने कि वो श्याम थे। रविंद्र, अभी आपसे इस मसले पर हम बात कर ही रहे हैं कि तरुण विजय जो है उन्होंने बयान भी दे दिया इस मसले पर, लेकिन किस बात पर विवाद हुआ था वो बयान बताना और वो बात बताना दर्शकों को जरूरी है। जरा सुनिए उन्होंने कहा क्या था। If we were racist, why would have all the entire South, which is complete, Tamil, Kerala, Karnataka and Andhra, why do we live with them? We have black people around us. तो यही उनका तरुण विजय का बयान था, जिसको लेकर अब इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया है। हालांकि उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी है और डैमेज कंट्रोल करने की अब कोशिश की है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। एयर इंडिया ने शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर लगे फ्लाइंग बैन को वापस ले लिया है। अब रविंद्र गायकवाड़ हवाई यात्रा कर सकेंगे। एयर इंडिया ने यह फैसला नागरिक उड्डयन मंत्रालय की चिट्ठी के बाद लिया है, जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय एयर इंडिया से फ्लाइंग बैन हटाने को कहा गया था। रविंद्र गायकवाड़ ने पिछले दिनों एयर इंडिया के कर्मचारी को चप्पलें मारी थी, जिसके बाद एयर इंडिया की देखा देखी सभी प्राइवेट एयरलाइंस ने भी उनके उड़ान भरने पर रोक लगा दी थी। कल संसद में इस मुद्दे पर मंत्री अनंत गीते की नागरिक उड्डयन मंत्री गजपति राजू से झड़प की नौबत भी आ गई थी। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी कहा था कि सांसद की हवाई यात्रा पर बैन लगाना ठीक नहीं है, और इसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया को चिट्ठी लिखी थी। हम लोग को धमकी विमकी देने की आवश्यकता नहीं, संघर्ष है। हर चीज कोई आसानी से होती है ऐसे नहीं है। बोला था, प्यार से नहीं हुआ तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ा, और वो उस दायरे में रखकर हमने किया, उसका मीठा फल मिला, बस हुआ। अब उधर यूपी में बिजली को लेकर योगी सरकार ने ताबड़तोड़ बहुत सारे बड़े फैसले ले लिए हैं। योगी कैबिनेट की बैठक कल रात 1 बजे तक चली।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली के मुद्दे पर कैबिनेट बैठक बुलाई और फैसले भी बिजली की रफ्तार से लिए। योगी ने 14 अप्रैल से यूपी के सभी जिला मुख्यालयों में 24 घंटे, तहसीलों में 20 घंटे और गाँव में 18 घंटे बिजली देने का आदेश जारी किया। बिजली विभाग को आदेश दिया है कि गाँव में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली हर हालत में दी जाए। ऊर्जा के क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 24 घंटा बिजली और तहसील पे 20 घंटा और 18। योगी कैबिनेट की अगली बैठक 11 अप्रैल को है। माना यह जा रहा है कि उसमें नकल रोकथाम और प्राइवेट स्कूलों की फीस पर बड़ा फैसला हो सकता है। और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना 4 दिन के भारत दौरे पर आज दिल्ली पहुंची। शेख हसीना के स्वागत के लिए पीएम मोदी खुद एयरपोर्ट पहुंचे। पीएम के एयरपोर्ट पहुंचने से ज्यादा चौंकाने वाला था उनके पहुंचने का अंदाज। पीएम मोदी लोक कल्याण मार्ग से दिल्ली एयरपोर्ट तक आम लोगों की तरह पहुंचे। पीएम के काफिले के लिए ना तो ट्रैफिक रोका गया, ना ही रूट डाइवर्ट किए गए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की जो सिंप्लिसिटी और जो ह्यूमिलिटी है ना, इसका ये सिर्फ एक उदाहरण है। वैसे उनके स्वभाव में, उनके सारे एटीट्यूड में ये हम रोज देखते हैं। आज दुनिया देख रही है और यही सच्चाई है इनकी। शेख हसीना 4 दिन के दौरे पर हैं। कल शेख हसीना और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच 25 समझौते हो सकते हैं। भारत बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल बंटवारे पर समझौते के अभी आसार नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार का रुख साफ नहीं है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को तीस्ता जल बंटवारे पर चर्चा में शामिल होने का न्योता दिया गया है। शेख हसीना के दौरे में भारत बांग्लादेश के बीच ट्रेन और बस सर्विस जैसे 3 बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होगी। व्यापार, विज्ञान, तकनीक, परमाणु और रक्षा सहयोग के साथ साइबर सुरक्षा पर अहम समझौते हो सकते हैं। भारत बांग्लादेश में परमाणु बिजली घर स्थापित करने के लिए पहल कर सकता है। शेख हसीना के दौरे से पहले दिल्ली में एनडीएमसी ने पार्क स्ट्रीट का नाम बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रख दिया है। शेख हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी है। राजस्थान के अलवर में गौरक्षक के नाम पर हुई गुंडागर्दी के मामले में सियासत अब बहुत तेज हो गई है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। अलवर मामले को लेकर आज भी राज्यसभा में हंगामा हुआ। कांग्रेस ने सरकार की ओर से दिए गए बयान पर सवाल उठाए और सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोपों का जवाब दिया। थप्पड़ अगर एक दूसरे को कोई मारे तो उसकी रिमांड होती है 14 दिन के लिए, और ये कत्ल के लिए रिमांड 1 दिन की होती है। तो उसका मतलब शुरू से ही नियत है इस केस को खत्म करने की। तो मेरा एक तो सरकार ये बता दे, हमारे माननीय मंत्री ने सदन को कल गुमराह किया है और आपने कल डायरेक्शन दी थी, आपका बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी यहाँ आके स्टेटमेंट दे दे। हम किसी भी तरह की गुंडागर्दी को, किसी भी तरह की अराजकता को जस्टिफाई नहीं करते और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज वहां पर गुजरात, राजस्थान की सरकार ने FIR लॉन्च की है। FIR लॉन्च करके 6 लोगों को के खिलाफ की गई है। कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो रही है। राजस्थान सरकार ने अलवर मामले की जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। राजस्थान के गृह मंत्री ने कहा कि सरकार किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही। बचाने की कोशिश करते तो 1 तारीख को 308 में मुकदमा FIR दर्ज क्यों करते? कोई हमने बाद में तो FIR दर्ज नहीं की। हमने 1 तारीख की घटना थी। एक तो 308 का मतलब भी अटेम्प्ट टू मर्डर ही होता है, और जब आदमी हॉस्पिटल में डेथ हो गई उसको 302 में कन्वर्ट कर लिया। जो मुलजिम थे उनको गिरफ्तार कर लिया। जो अभी भागे हुए हैं उनके खिलाफ हमने 5-5 हज़ार का इनाम घोषणा करके उसको पकड़ने का काम कर रहे हैं। और जो इलीगल गो को ले जाने का काम कर रहे थे उनके खिलाफ भी मुकदमा बनाया। उनको 11 लोगों को गिरफ्तार किया और कोर्ट ने उनको जेसी कर दी। इसका मतलब कोर्ट ने भी ये माना कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र समेत 6 राज्यों को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है कि क्यों ना गोरक्षकों के ग्रुप पर बैन लगा दिया जाए। अलवर के बहरोड में 1 अप्रैल की शाम एक पिकअप वैन में गायों को ले जा रहे कुछ लोगों की पिटाई की गई थी। पिटाई में घायल हुए एक व्यक्ति पहलू खान की इलाज के दौरान मौत हो गई। गौरक्षक दल के लोगों के साथ स्थानीय लोग और मजदूर भी पिटाई में शामिल हो गए। पुलिस ने गौ तस्करी के आरोप में 20 लोगों को गिरफ्तार करके उनके पास से गायें बरामद की थी।
अलवर पुलिस पिटाई के आरोप में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अलवर मामले पर सोमवार को राज्यसभा में बयान देंगे। कश्मीर में बाढ़ का खतरा कम हो गया है। इस बीच बटालिक सेक्टर में बर्फ में दबकर शहीद हुए 3 जवानों के शव मिल गए। कश्मीर में 3 दिन से हो रही बारिश ने सब कुछ उलट-पुलट कर रख दिया, लेकिन सेना ने अपनी मुस्तैदी से हालात बिगड़ने नहीं दिए। 3 तस्वीरें ऐसे ही ऑपरेशनों की हैं। कोकरनाग में नाले में गिरी सूमो कार से 6 लोगों को बचाया गया। पंजीपोरा में राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने 10 बच्चों को पानी से निकाला और पुंछ में भी बर्फीले पानी से 17 लोगों को एयरलिफ्ट किया। कल रात से बारिश धीमी पड़ने के बाद झेलम और उसकी सहायक नदियों का जल स्तर कुछ घटा है। श्रीनगर में भी हालात कल के मुकाबले बेहतर हुए हैं। सिचुएशन जो है काफ़ी अंडर कंट्रोल है। 5 तारीख की जो रात से बारिश हुआ था, जो लोगों को एक खौफ पैदा हो गए थे, तो वो खौफ अब खत्म हो चुका है। सिस्टम जो है डिसिपेट हो गया जेएंडके के ऊपर से, तो लाइट ड्रिजल जो है अभी भी रहेगा, थोड़ा हल्की फुल्की बारिश। तो ओवरऑल बहुत इंप्रूवमेंट है परसों से। जगह जगह पानी जमा हो रहा है, ड्रेनें भर के आई हैं, तो पानी हर जगह से हैं। लोगों को मुश्किलात हैं चलने में, और ऊपर से गाड़ियों का जो रश है उससे ज़्यादा ही मुश्किलात में लोग आ गए हैं। इस बीच लद्दाख के बटालिक में बर्फीले तूफान में शहीद हुए 3 सैनिकों के शव मिल गए हैं। लांस नायक बिहारी मरांडी, हवलदार प्रभ किरके और सिपाही कुलदीप लकरा, तीनों झारखंड के रहने वाले 2 जवानों को बचा लिया गया था। कश्मीर घाटी में 2014 में आई बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। कश्मीर में सेना, पुलिस और एनडीआरएफ अलर्ट पर है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा चुके हैं। पीएम मोदी ने सीएम महबूबा मुफ्ती से फोन पर ताजा हालात की जानकारी ली है। कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर हाईवे आज तीसरे दिन भी बंद है। कश्मीर में अप्रैल के महीने में एक साथ बर्फबारी और बारिश 13 साल बाद हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि 1-2 दिन में तापमान बढ़ेगा। 10 अप्रैल तक हालात काफी हद तक सामान्य हो जाएंगे।